जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में प्रश्न संख्या 30 तक का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इस सीरीज में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि यूपीपीएससी प्री 2024 और साथ ही साथ आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे। यह क्लास प्रतिदिन 3 PM पर आपको मिलने वाली है, तो लगातार इसे देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कंप्लीट तैयारी के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर है 7523864455, दूसरा नंबर है 8564880530, अगला नंबर है 9696066089। आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 31 पर और आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 31 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। यहाँ पर यही डेटा इंग्लिश में दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए, इसमें से क्या डेटा सही है, कौन सा करेक्ट है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया है, वायसराय लिनलिथगो के शासनकाल के दौरान अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव की। तो इसे पारित किया गया था 8 अगस्त 1940 को, ये सही तथ्य। और उस समय जो वायसराय थे, लिनलिथगो थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसमें दिया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में किया गया था। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इसमें जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 को होता है और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जी थे। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें दिया, मार्च 23, मतलब 23 मार्च की बात हो रही है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही तथ्य। देखिए, ये याद रखिएगा, कई बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 के तीनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही होगा। आप देखेंगे तो देखिए, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 32। देखिए, 32 में यहाँ पर क्या दिया है, 32 में यह प्रश्न दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया। मतलब यहाँ पर 2 कथन दिया गया, जो कथन ए बताया गया इसे अभिकथन कहा गया और जो आर है इसे कारण कहा गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए, यहाँ पर दिया, उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। अब आपको ये कथन पढ़ना है और इसमें कौन सा सबसे उपयुक्त होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पहला क्या दिया है, उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर भारत है, इसमें जो वर्षा की मात्रा है पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो देखिए, ये बात सही है भाई, उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये सही तथ्य है। आगे है, बंगाल की खाड़ी से मानसून सबसे पहले उत्तर पूर्व में भारत में प्रवेश करता है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए आपने ये भारत का अगर मैप देखा तो यहाँ पे मतलब ये वाला एरिया, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो मानसून है ये सबसे पहले उत्तर पूर्व में भारत में प्रवेश करता है। तो ये भी सही है। इसका मतलब कि जो अभिकथन है, अभिकथन बिल्कुल सही है और जो कारण है, कारण इस अभिकथन की सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें देखिए, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, यहाँ पर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 33। 33 में क्या दिया है, देखिए,
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दो मुख्य उद्देश्यों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। देखिए यहां पर दिया जा रहा है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें दो मुख्य उद्देश्य रखा गया। पहला क्या रखा गया, गरीबी उन्मूलन, जिसे कि गरीबी हटाओ के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसमें ऐसा कहा गया था, मतलब 5th 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और गरीबी हटाओ। तो चलिए ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आते हैं प्रश्न संख्या 34 पर, देखते हैं प्रश्न संख्या 34 यहां पर क्या दिया गया। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। अब आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। पहला पॉइंट दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये हेराल्ड डोमर नहीं महालनोबिस पर आधारित थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। हेराल्ड डोमर पर जो आधारित था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था, तो ये गलत हो गया। इसमें आपको गलत बताना है, मतलब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका उत्तर में शामिल होगा। आगे क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है, जिसका नाम प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद महालनोबिस के नाम पर रखा गया था। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, जबकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे कि सीबीआई के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1962 में गठित के संथानम समिति की सिफारिश पर के आधार पर की गई। तो देखिए जो सीबीआई है, सीबीआई का गठन किया गया था संथानम समिति की सिफारिश पर, ये बिल्कुल सही तथ्य है। तो देखिए पहला और दूसरा गलत है, और आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए मतलब ये जो गलत है ना, गलत को चुनना है, तो गलत को अगर हम लोग चुनेंगे तो देखिए पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये उत्तर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। रुके थोड़ा सा और ऊपर आते, देखिए ये विकल्प डी में पहला और दूसरा गलत आपको दिख रहा है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 35 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो देखिए यहां पर दिया है, साल्विन नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज अवस्थित है जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे साल्विन नदी, इसके पूर्व में सुनहरा त्रिभुज स्थित है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसके लिए फेमस है अगर बात करेंगे तो ये अफीम के खेती के लिए प्रसिद्ध है, न कि केसर की खेती के लिए। तो ये तो पॉइंट गलत हो जाएगा। किसके कारण गलत होगा, क्योंकि साल्विन नदी के पूरब में जो सुनहरा त्रिभुज है ये अफीम की खेती के लिए फेमस है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर केसर की खेती नहीं की जाती, अफीम की खेती की जाती। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, अगला पॉइंट दिया पश्चिमी घाटियों को सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही तथ्य, पश्चिमी घाटी को सह्याद्री हिल्स कहा जाता है। आगे कार्डमम पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अब आप इसमें देखेंगे तो विकल्प बी यहां पर आपका उत्तर बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 36 में यहां पर क्या दिया गया, नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संदर्भ में सही विकल्प आपको बताना है। तो जो नवीनतम अपडेटेड डेटा है मतलब कृषि वाला, उसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया, अगर पहले पॉइंट की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात किया जा रहा है, जबकि आपने पढ़ा होगा इसमें कि रागी उत्पादक जो राज्य था वो भारत का मतलब प्रथम जो राज्य है वो कौन है, वो कर्नाटक है, जबकि आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे है पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, ये बिल्कुल सही तथ्य, पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए कर्नाटक रेशम में आगे है, रागी में आगे है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा सही होगा, बाकी पहला वाला गलत हो जाएगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 37 में यहाँ पर क्या दिया है, देखिए प्रश्न संख्या अगर 37 की बात करेंगे तो दिया है नवीनतम अद्यतित खनिज डेटा 2023 के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। देखिए भारत में एस्बेस्टॉस का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में, तो ये तथ्य यहाँ पर सही है, जबकि आपको गलत का चयन करना है। दूसरा है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में, ये भी तथ्य सही है क्योंकि बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा में। भारत में कोयला का जो भंडार है वो झारखंड में, झारखंड ऐसे भी कोयले के लिए जाना ही जाता है। तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है, जबकि यहाँ पर बताना है गलत का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 38 में क्या दिया है,
नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे भारत में मसालों के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। तो देखिए मसालों के उत्पादन में अगर हम लोग देखेंगे तो मसालों के उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ पर एमपी होगा, तो एमपी प्रथम स्थान पर है। आगे दिया भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए सोयाबीन के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है, सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया भारत में सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। तो सूरजमुखी के उत्पादन में अगर देखेंगे तो कर्नाटक क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बताना है कि आपको सही कौन है। तो देखिए पर मसालों के बारे में कर्नाटक को कहा गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले पर है। भारत में सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश को कहा गया जबकि महाराष्ट्र प्रथम पर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 39 में क्या दिया गया, नवीनतम अद्यतित खनिज डेटा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब कौन सा विकल्प सही, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए विश्व में सर्वाधिक सोने की भंडार चीन में। देखिए सोने की बात करेंगे तो सोने का भंडार कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ये चीन में नहीं है, यहाँ पर सोने की भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये पहला पॉइंट गलत है। आगे दिया ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अगर सोना उत्पादक देश की बात करेंगे तो सोना उत्पादक देश है चीन, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। देखिए भंडार कहां पर है, भंडार है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन उत्पादक कौन है, तो उत्पादक है चीन, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। भारत के कर्नाटक में सोने की सर्वाधिक भंडार है। तो अगर देखिए भारत के कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में सोने का सर्वाधिक भंडार है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपने ऐसे भी केजीएफ नाम जरूर सुना होगा, केजीएफ मूवी देखा होगा, तो वहां पे भी देखेंगे, है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्नाटक सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 40 की बात करेंगे। 40 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घासों के मैदान की श्रेणी में नहीं आते। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा जो घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय घासों के मैदान की श्रेणी में नहीं आते। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया पंपास घास के मैदान, लानोस घास के मैदान, कंपोज घास के मैदान और सवाना घास के मैदान। तो इसमें देखिए जो पंपास घास का मैदान है ये शीतोष्ण घास का मैदान है, न कि उष्णकटिबंधीय, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा क्योंकि ये शीतोष्ण घास के मैदान है। देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे पंपास घास का मैदान है कहाँ, तो ये अर्जेंटीना में, इसको भी याद रखिएगा, अगर कभी जगह के बारे में पूछ ले कि ये कहाँ पर है तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, ठीक, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए लानोस घास के मैदान की बात करेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि वेनेजुएला में है। अब कंपोज घास का मैदान ब्राजील में है और इसके बाद सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों यहां से इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41, नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत होने वाला है। पहला पॉइंट है भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 71.6 मिलियन हेक्टेयर है, ये सही तथ्य गलत नहीं है। देश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 51.35% है, ये भी सही है। आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का शुद्ध बोया क्षेत्र 156.8 मिलियन हेक्टेयर था, ये भी सही है। तो तीन के तीनों तथ्य सही है, जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो गलत कोई नहीं, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 42 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया देशों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। देखिए मतलब जो देश है ना, जो क्रिप्टो परिसंपत्ति है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो देखिए है 8 सूत्री क्रिप्टो कार्य योजना, 9 सूत्री क्रिप्टो कार्य योजना, इसके बाद 10 सूत्री या फिर 11 सूत्री। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 9 पॉइंट का डिस्कशन किया गया था, तो यहाँ पर 9 पॉइंट बनेगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 43 में क्या दिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य कोपेन द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से किस कोड के अंतर्गत आते हैं। तो अगर 43 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, जो कोपेन के द्वारा वर्गीकृत किया गया है उसमें किस कोड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब आते हैं, देखिए ET, CWG, E या फिर DFC, तो ये सब आते हैं DFC के अंतर्गत।
इसके बारे में विस्तार से हम लोग किसी क्लास में चर्चा कर लेंगे, है ना। यहाँ पर अभी तो ऐसे बस इतना मान के चलेगा DFC के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ET बात करेंगे तो ET में कौन आता है, अगर ET की बात करेंगे जैसे लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब ET के अंतर्गत आते हैं। CWG के अंतर्गत थार मरुस्थल आता है। अगर सिर्फ E की बात करेंगे तो E के अंतर्गत जम्मू के जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है उनको शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 44 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है इसके बारे में आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही बनेगा। पहला पॉइंट यहां पर दिया, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। भाई ये तो एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं याद है तब तो भाई बेकार है ना। 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो ये बिल्कुल सही है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, अगला पॉइंट देखिएगा, संविधान को 11वें सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा ये 2 पॉइंट तो सही हो गया, है ना। आगे देखिए क्या, संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बात सही, लेकिन ये 78 नहीं होगा, है ना, ये 1976 आएगा, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही, लेकिन तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा विकल्प डी में दिया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 45 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब सही विकल्प क्या है इसकी बात करते हैं। देखिए पहला दिया अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो अनुच्छेद 79 मतलब 79 यही बात बताता है, सही है। आगे अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है, ये भी सही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों आज आपको ये कमेंट करना है कि भारत में कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर विधान परिषद लागू है, ठीक, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये आज के 15 प्रश्न है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये क्लास निरंतर चलती रहेगी।